कक्षा 11 जीव विज्ञान के स्टूडेंट ध्यान दें। आज प्रथम अध्याय जीव जगत के अंतर्गत आप जीवधारियों के कितने प्रक्षेत्र होते हैं, कितने डोमेन्स होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों के कितने डोमेन्स होते हैं, कितने प्रक्षेत्र होते हैं, उसके बारे में आज विस्तार से चर्चा की जाएगी। बच्चों, जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो प्रमाण मिलते हैं, उनके द्वारा वैज्ञानिकों ने सभी जीवधारियों को जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन्हें 3 प्रक्षेत्रों में डिवाइड किया है, 3 प्रक्षेत्रों में बांटा है। पहला जो प्रक्षेत्र है उस प्रक्षेत्र को कहते हैं डोमेन बैक्टीरिया। दूसरा जो प्रक्षेत्र है उसे कहते हैं डोमेन आर्किया। तीसरा जो प्रक्षेत्र है उसे कहते हैं डोमेन यूकेरिया। बच्चों, प्रक्षेत्र के बारे में शायद आपको जानकारी हो, नहीं भी हो सकती है। डोमेन के बारे में आपको जानकारी हो सकती है। डोमेन क्या है? जैसा कि आप डोमेन के बारे में फिजिक्स में पढ़े होंगे, चुंबकत्व में पढ़े होंगे कि डोमेन क्या होता है। यह चुंबक के क्षेत्र होते हैं। चुंबक कई भागों में बटा होता है। जो उसके क्षेत्र होते हैं उन्हीं क्षेत्रों को हम डोमेन कहते हैं। लेकिन यहां पर उस चुंबक से मतलब नहीं है, उस चुंबक से कोई तात्पर्य नहीं है। यहां पर जीवों को, जीवधारियों को जितने क्षेत्रों में बांटा गया है, जितने प्रक्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रक्षेत्र को हम डोमेन कहते हैं। तो बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया 3 प्रक्षेत्रों में बांटा गया है। बच्चों, डोमेन बैक्टीरिया व डोमेन आर्किया में विशेष रूप से एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक के बारे में भी आप जानते होंगे। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया है। प्रोकैरियोटिक का तात्पर्य किससे है? जिन जीवों में स्पष्ट रूप से केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अनुपस्थित होता है, केंद्रक कला का अभाव होता है, ऐसे जीवों को प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। तो बच्चों, डोमेन बैक्टीरिया व डोमेन आर्किया में एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। इसे जरूर आप ध्यान में रखेंगे। इनमें केंद्रक कला, वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है। डोमेन यूकेरिया सभी जीवों में केंद्रक कला या वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें आबद्ध केंद्रक पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव
संरचनात्मक रूप से सरल होते हैं। क्योंकि सरल क्यों होते हैं? क्योंकि एक जीव एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। तो जो जीव एक कोशिकीय होते हैं, ऐसे जीवों की संरचना सरल होती है, बहुत ही इजी होती है, शारीरिक संरचना सरल होती है। लेकिन जो जीव यूकैरियोटिक होता है, अर्थात बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक में भी जो है बहुकोशिकीय जीव आते हैं और कुछ एक कोशिकीय जीव भी आते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों के शरीर की संरचना जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक जीव संरचनात्मक रूप से सरल होते हैं, लेकिन जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचयी क्रियाएं होती हैं, ये उपापचयी क्रियाएं जटिल होती हैं। क्योंकि उपापचयी क्रियाएं भी ऐसे जीवों में संपन्न होती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि 1970 और 80 के उत्तरार्ध में कार्ल वीज और उनके सहयोगियों ने, यह वैज्ञानिक का नाम है कार्ल वीज, 1970 और 80, ध्यान देना है। कार्ल वीज और उनके सहयोगियों ने आरएनए में क्षारकों के क्रम के आधार पर प्रोकैरियोटिक जीवों में संबंध स्थापित करने का प्रयास किए हैं। और आरएनए का अर्थ क्या होगा? राइबोसोमल आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोमल आरएनए का कार्य क्या है, ये आपको बताया भी गया होगा, समझ भी लीजिए। राइबोसोमल आरएनए, इसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है शरीर की कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन संश्लेषण करना। तो बच्चों, आरएनए की यह विशेषता है कि यह जीवों के विकास में अत्यल्प रूप में परिवर्तित होता है और यह उद्विकासी घटना के समय ही परिवर्तित होता है। कार्ल वीज ने यह भी पाया कि मीथेन उत्पन्न करने वाले या अत्यधिक उच्च ताप पर रहने वाले प्रोकैरियोटिक जीवों का आरएनए अन्य प्रकार के प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक जीवों से अत्यधिक भिन्न है। इसी आधार पर उन्होंने यह प्रस्तावित किया कि प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक जीवों के दो प्रमुख समूह होते हैं, न कि केवल एक। कितने समूह होते हैं? दो प्रमुख समूह होते हैं। और इन्हीं समूहों को, दो प्रमुख समूहों को उन्होंने प्रक्षेत्र की संज्ञा दिया, डोमेन की संज्ञा दिया। अर्थात उन्होंने प्रोकैरियोट से दो डोमेन्स का सृजन किया। वो डोमेन्स कौन रहा? अर्थात उन्होंने प्रक्षेत्र को, डोमेन को जगत से बड़ी वर्गीकरण श्रेणी कहा। अर्थात हम कह सकते हैं डोमेन क्या है? वर्गीकरण का सबसे बड़ा संवर्ग है, कैटेगरी है।
यह सबसे बड़ा कैटेगरी है। एक प्रश्न यहां स्टैंड होता है कि वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा संवर्ग कौन है? तो आप कहेंगे डोमेन। एक चीज आपको और मैं बता दूं कि डोमेन का सृजन कार्ल रीच ने ही किया। कैरोलस लीनियस का नाम सबसे पहले क्या था मैं आपको बताया हूं। उनका नाम था कार्ल वान लिने। लेकिन बाद में चलकर जब उन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति को प्रस्तावित किया, तब उन्होंने अपना नाम बदलकर कैरोलस लीनियस कर दिया। तो कार्ल वान लिने से उनका नाम कैरोलस लीनियस हो गया। क्यों? द्विपद नामकरण पद्धति के प्रस्तावित होने के बाद। ये भी आपके लिए एक आवश्यक पॉइंट है। बच्चों, बैक्टीरिया एक डोमेन टेक्सान है, जबकि एनिमेलिया एक जगत टेक्सान है। इस तरह से डोमेन यूकेरिया में आपको यहां दिखाया जा रहा है। डोमेन यूकेरिया सबसे बड़ा संवर्ग है। डोमेन यूकेरिया में 4 जगत को शामिल किया गया है, इसीलिए इसे जगत से बड़ा संवर्ग कहा गया है। 4 जगत को शामिल किया गया, 4 किंगडम को शामिल किया गया है। पहला जो किंगडम है, जगत है, वह प्रोटिस्टा, दूसरा जगत फंजाई, तीसरा प्लांटी और चौथा जगत है एनिमेलिया। बच्चों, प्रोटिस्टा के बारे में भी आपको पढ़ाया गया है कि प्रोटिस्टा में वायरस से लेकर के बैक्टीरिया तक के सभी एक कोष की जीव आते हैं। यहां तक कि इसमें कुछ बहुकोषीय भी जीव आ जाते हैं। आप एक कोषीय पौधे के बारे में भी पढ़े हैं, शैवालों के बारे में पढ़े हैं। ये सभी जो है प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। दूसरा जो जगत है फंजाई, फंजाई में विशेष रूप से कवक वर्ग के पौधे आते हैं। कवक वर्ग में आने वाले जो पौधे हैं, पादप हैं, ये फंजाई हैं। तीसरा जो आपका डोमेन है यूकेरिया में, वो आपसे कहते हैं प्लांटी। प्लांटी में ये पादप जगत है, इसमें विभिन्न प्रकार के पादप आते हैं। चौथा जो आपका किंगडम है एनिमेलिया, एनिमेलिया में विभिन्न प्रकार के जंतु आते हैं जो एक कोशिकी से लेकर के बहुकोशिकीय तक होते हैं। ये सभी एनिमेलिया में रखे गए। बच्चों, इस तरह से डोमेन यूकेरिया में 4 जगत शामिल किए गए। आपको 3 प्रक्षेत्रों में प्रमुख अंतर ही बता दिया गया। और एक बार वो जान लें कि बैक्टीरिया, आर्किया, यूकेरिया। बैक्टीरिया के क्या लक्षण है? ये एक कोशिकीय होते हैं, आर्किया भी एक कोशिकीय होते हैं, और यूकेरिया में अधिकांश जीव बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिकीय होते हैं। बैक्टीरिया में जो कोशिकाभित्त होती है उपस्थित होती है, लेकिन आर्किया में भी उपस्थित होती है, और यूकेरिया में कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में अनुपस्थित। इसी तरह से कोशिका कला, मेम्ब्रेन लिपिड्स, फास्फोलिपिड्स बैक्टीरिया में अशाखित होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, जबकि आर्किया में विविध प्रकार के
लिपिड्स होते हैं जो ब्रांच शाखित होते हैं। यूकेरिया में फास्फोलिपिड और शाखित होते हैं, अनब्रांच होते हैं। केंद्रक कला देख लें, केंद्रक कला जो है बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, आर्किया में भी अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरिया में उपस्थित होता है। कलाबद्ध कोशिकांग बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, आर्किया में भी अनुपस्थित होता है, जबकि यूकेरिया में उपस्थित होता है। राइबोसोम की संख्या देखें, राइबोसोम तीनों में होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। बैक्टीरिया में 70S राइबोसोम होता है, जबकि आर्किया में 70S राइबोसोम होता है। यूकेरिया में दोनों राइबोसोम्स होते हैं, 80S व 70S। इंट्रान देखा जाए, इंट्रांस बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, आर्किया में कुछ इंट्रांस पाए जाते हैं, यूकेरिया में इंट्रांस एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस तरह से आपको जीवन के 3 प्रक्षेत्रों में अंतर स्पष्ट किया गया। बच्चों, आज पृथ्वी पर जीवों के प्रक्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी दी गई। इसके बाद फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में आप नेक्स्ट पॉइंट